टॉपिक इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। चैप्टर 7 में आपकी थ्योरम आती है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एग्जाम में कई बार तो लैग्रेंजेस वर्ड लिखा हुआ होता है और कई बार नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ओनली मीन वैल्यू थ्योरम लिखा हुआ भी आ जाता है, ठीक है। या तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंजेस, LMVT भी लिखा हुआ होता है, सॉल्व द क्वेश्चन बाय LMVT शॉर्ट फॉर्म। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ इस साल से बोर्ड में हटा दिया गया है CBSE में, तो हमें वहां पे प्रूफ नहीं करना है। सॉल्यूशन आप देखिए क्या है, इसकी स्टेटमेंट समझ लीजिए। सॉल्यूशन हमें प्रूफ नहीं करना है। क्या गिवन होती है स्टेटमेंट की, इफ fx इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल AB, अगर हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल AB में तो डिफाइन है और सच दैट कैसा है, रोल्स थ्योरम की तरह ही कंडीशन है, fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज पर। सेकंड, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ओपन पर, डेरिवेबल है ओपन पर। लेकिन वहां पर थर्ड कंडीशन होती थी रोल्स में कि एफ ए एफ बी के इक्वल हो, यहाँ नहीं है। वी आर नॉट टेकिंग एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये एफ ए एफ बी के बराबर होगा ही नहीं। अगर फंक्शन क्लोज्ड है तो क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है, ओपन पर डेरिवेबल है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी belonging to AB such that FB minus FA by B minus A is equal to F dash C। ये कैसे बना लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम? देखो, मैं एक बार ना रोल्स का डायग्राम बनाऊंगी पहले कि क्लियर हो जाए हमें। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है x और y में, यहाँ A पॉइंट था, यहाँ B था। जब हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि ना ग्राफ में जो फंक्शन की वैल्यू A पर है वही सेम वैल्यू B पर भी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। ये पॉइंट लेंगे हम भी, जो वैल्यू A पर है वही वैल्यू B पर भी होनी चाहिए। तो FA और FB इक्वल होते थे रोल्स में। जब हम रोल्स थ्योरम लगाते हैं तो हम ये बात पढ़ते हैं कि FA FB के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कहीं ना कहीं पूरे ग्राफ में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा जिसको हम बोलते हैं C पॉइंट, और वहां आप पढ़ते थे F डैश C इज 0। अब जब लैग्रेंजेस थ्योरम आई तो ये कंडीशन हट गई। कंडीशन क्या हटी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर और डेरिवेबल होना चाहिए ओपन पर। उसने ये नहीं बोला कि एफ ए और एफ बी बराबर हो। सिर्फ इनको इक्वल बनाने के लिए ही ऐसा होता था कि ग्राफ को एक बार तो मिनिमम टर्न लेना ही पड़ेगा ए से बी। अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है तो उसे वापस इंक्रीजिंग बनना ही पड़ेगा। बट लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए। तो वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एफ ए एफ बी के बराबर हो। तो इसमें क्या होगा, सपोज आपका ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है और ग्राफ ऐसे शेप ले गया, ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट बी। एफ ए और एफ बी दो पॉइंट्स हो गए और ग्राफ अपनी शेप मोड़ गया। अब अगर बीच में कोई पॉइंट लूं तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी स्लोप 0 नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉइंट की स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। वहां मुड़ता है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो इट मीन्स आपका जो कर्व है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ए और बी पर है तो आप एज इट इज चलेंगे। बट एक बात होगी, देखो इन दो पॉइंट्स को मिलाऊं तो आपकी क्या बनती है इक्वेशन, ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ए कोमा एफ ए हो गया एक्स की वैल्यू और एफ ए हो गई इसकी इमेज। सिमिलरली इस पॉइंट के पॉइंट्स क्या होंगे, बी कोमा एफ बी। अब हमने स्लोप का मेथड पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म में कि स्लोप अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो +1 में स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में क्या पढ़ते थे हम, स्ट्रेट लाइन में
किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की स्लोप, अगर इसे ए बी मान लूं, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा? ये हमने +1 में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप क्या होती है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहां पर भी तो वही काम कर रहे हैं स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? y का काम है एफ बी और इधर y का काम कौन कर रहा है? एफ बी। तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू, अब कहीं ना कहीं देखिए ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की स्लोप लूं, टेंजेंट लूं, इसका स्लोप अलग है, यहां लूं स्लोप अलग है, एक ऐसा सी जरूर मिलेगा जिसकी स्लोप टेंजेंट की और इस कोड की स्लोप पैरेलल हो जाएंगी। ऐसा जरूर होगा पूरे ग्राफ में, हर पॉइंट पर नहीं होगा। सपोज इसकी टेंजेंट ऐसे चली गई, हर पॉइंट की टेंजेंट अलग अलग जाएगी, बट पूरे ए और बी इंटरवल के बीच में एक सी मुझे ऐसा जरूर मिलेगा जिस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उस टेंजेंट की स्लोप और इस कोड की स्लोप इक्वल पैरेलल आ जाए। टेंजेंट की स्लोप हम किससे शो करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव से, और सी पॉइंट पर लेंगे तो एफ डैश सी। तो लैग्रेंजेस में इसलिए फॉर्मूला चेंज हो गया, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब एक बात और भी देखेंगे, लैग्रेंजेस का स्पेशल केस रोल्स बन जाता है, ये जनरल हो गई। अगर मैं ये कह दूं एफ ए एफ बी इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली एफ डैश सी 0 हो जाएगा। तो लैग्रेंजेस से रोल्स बन जाएगी कि अगर एफ ए एफ बी बराबर हो जाए, इक्वल नहीं है तो यही रिजल्ट रहेगा। वंस अगेन एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, फंक्शन डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल पर, कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा ए बी पर, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए एफ डैश सी के बराबर होगा। कैसे बना? हमने रोल्स थ्योरम रीड आउट की थी, तो हमने कहा था कि एफ ए और एफ बी इक्वल होते हैं तो एक पॉइंट पर स्लोप 0 होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपको वापस इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग पे आना पड़ेगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो वापस इंक्रीज होना पड़ेगा। और जब आप इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पर जाएंगे, तो एक पड़ाव ऐसा जरूर आएगा, एक पॉइंट जहां कर्व बेंड होगा। बेंड वाले पॉइंट पर स्लोप बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी और वहां स्लोप 0 हो जाएगी। बट लैग्रेंजेस में ये बात नहीं कही गई। लैग्रेंजेस ने बोला कि सिर्फ मुझे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन चाहिए और डेरिवेबल की, एफ एफ बी का जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। इट मीन्स ग्राफ इंक्रीजिंग है तो क्या पता इंक्रीजिंग ही चलता जाए। अब एफ ए और एफ बी बराबर नहीं हुए, कोई बात नहीं, ए और बी पॉइंट को अगर मिला तो कोड बन गई एक, इस कोड की स्लोप का फॉर्मूला एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होगा। बट हमने एक बात और भी पढ़ी थी बेटा, कि ये जो आपका ग्राफ होता है, इस ग्राफ में हर पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट आएगी, बट पूरे इंटरवल के अंदर एक एटलीस्ट सी आपको जरूर मिलेगा जो बिल्कुल स्लोप को पैरेलल रख जाएगा, और पैरेलल रखते ही है ये इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल हो जाएगी। ये हमने +1 में पढ़ा था, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा लैग्रेंजेस थ्योरम का। अब हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लेट अस सी नाउ। वेरीफाई क्वेश्चन कैसा आता है आपके पास? प्रूफ इसका नहीं आएगा, इस साल से सीबीएसई में ऑफ हो चुका है, प्रूफ हट चुका है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? इफ वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपको वेरीफाई करके दिखानी है फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इन इंटरवल 0 to 4। 0 से 4 का इंटरवल है, x इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर फंक्शन है, आपको वेरीफाई करके दिखानी है लैग्रेंजेस थ्योरम। अब मुझे डेरिवेटिव भी चाहिएगा। पहला काम, एक काम करते हैं, इसे ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 2 ab तो 8x,
पूरा ओपन करूँ तो एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 16x, ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है। अब ये अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये फंक्शन गिवन है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे हम, fx being a polynomial, fx being a polynomial so continuous everywhere, हमने पढ़ा था ये कि पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, सो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस इन ऑन इंटरवल 0 to 4, जो हर जगह कॉन्टिन्यूस है तो एक फिक्स 0 से 4 में भी कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं सेकंड, f डैश x। व्हाट इज f डैश x? f डैश x बनेगा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², x² का 2x आएगा तो 8 2 जा 16x प्लस 16x का डेरिवेटिव 16, ये f डैश x आ गया। 0 से लेके 4 के बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसे अनडिफाइंड बनाए। अनडिफाइंड तब बनता है जब डिनोमिनेटर में कहीं 0 आ जाए, वो तो बनेगा ही नहीं, डिनोमिनेटर 1 ही है सब। तो व्हाट वी विल राइट, ये डिनोमिनेटर क्या होगा, विच एग्जिस्ट यूनिकली फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 4, या ये कह दें दैट इज इट इज फाइनाइट रियल डेफिनिट। जो चीज फाइनाइट रियल डेफिनिट तीनों बन जाएगी तो हम क्या कहेंगे, fx इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to 4। ना मुझे 0 लेना है या ना 4 लेना है, और उसके बीच के सभी पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूस हो गया, डेरिवेबल हो गया। नाउ वी विल राइट दस, वहां 3 कंडीशन लिखते थे, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 है तो बोथ लिख दो, बोथ कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, थ्योरम की मीन वैल्यू थ्योरम की ये सेटिस्फाइड हो जाएंगी। हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट, और जब सेटिस्फाई होंगी तभी थ्योरम एप्लीकेबल होगी। देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट, क्या बनेगा, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब वेयर आपको बताना भी पड़ेगा, ए कितना है यहाँ पर, आपका ए बी इंटरवल क्या है, 0 to 4, तो ए इज 0 बी इज 4। अब जनरल अप्लाई कर दो, एफ बी मतलब एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 बाय 4 माइनस 0, एफ डैश सी के इक्वल होगा। व्हाट इज एफ ऑफ 4? फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी, चाहे यहां से वैल्यू निकालो या मेन फंक्शन से। 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 8, 8 स्क्वायर इज 64, 64 मल्टीप्लाई 4, 64 multiplied 4 will become 256, 256। और अगर वहां 0 डाल दूं तो f0 is 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0। f डैश c जो आपका f डैश x है 3x² प्लस 16x प्लस 16, इसी को c की फॉर्म में लिख दो, 3c² प्लस 16c प्लस 16, ये c की फॉर्म में आ जाएगा। जब आपका ये सी की फॉर्म में आएगा तब, तो अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पीएफए फॉर्म कर लिया, पुट किया, दिस विल बिकम, अगेन इसको कैंसिल करोगे, अगेन 64, तो वी हैव लेफ्ट विद इक्वेशन 3c² प्लस 16c प्लस 16 इक्वल टू 64। तो अब हमारे पास क्या आएगा बेटा, 3c² प्लस 16c, 16 माइनस 64 दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे तो इट विल बिकम माइनस 48, 16 में से 64 जाए दो, माइनस 48 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट c के फैक्टर्स निकालूं
तो c क्या आएगा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं और डिवाइड करके c विल बिकम -8 प्लस माइनस 4√13/3। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 3 2 6 बनेगा नीचे, यहाँ भी -16 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, लेकिन मैंने 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल आउट करके आंसर लिखा। तो सी आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये देखना होता है कि क्या ये सी 0 से 4 के बीच में बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए √13 आईडीए से काम करना है। √13 की वैल्यू कितनी होगी, √9 की होती है 3 और √16 की 4। तो 3 और 4 के बीच में 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 पॉइंट समथिंग, -8 -12 ये तो नेगेटिव हो गया, तो -20 पॉइंट समथिंग बाय 3, 20 पॉइंट कुछ भी आए वैल्यू, 20 पॉइंट डैश लगा लो, एक बार आइडिया लेना होता है आपको। और अगर ये प्लस का हो तो +12 -8, और 12 में से 8 चला जाए तो 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है, 4 पॉइंट या 13 पॉइंट जो भी बच जाए तो 5 पॉइंट, 4 या 5 पॉइंट बनेगा तो 1 पॉइंट समथिंग कोई टर्म आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा डाटा बनेगा डिवाइड करने के बाद 3 से। तो 0 से 4 के बीच में कौन सी वैल्यू बिलोंग करेगी, जब मैं प्लस लूंगी, क्योंकि दोनों माइनस होंगे तो नेगेटिव नहीं, तो सीधा लिख दोगे c इज -8 प्लस 4√13/3 बिलोंग्स टू 0 to 4। मुझे ये पता चल गया है, ये 12 पॉइंट या 13 पॉइंट भी समथिंग बन जाए, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, 13 पॉइंट भी बन जाए तो भी -8, 5 पॉइंट समथिंग, 6 भी आ जाए तो भी 2 बनेगा। किसी भी हालत में 4 को क्रॉस नहीं करने वाला है, और पॉजिटिव 4 ये बनेगा नहीं, तो देयरफॉर सी की ये वैल्यू आ जाएगी, सी बिलोंग्स टू 0 to 4। thus अगर मुझे एक इंटरवल सी मिल जाए तो हम सीधा लिखते हैं दिस इंप्लाइज Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, क्योंकि मुझे एक सी ढूंढना था जो हम ढूंढने में कामयाब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लेते हैं एक और एग्जांपल, sin x का लेती हूँ ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना आ जाए। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x इन इंटरवल π/2 to π/2। π/2 वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f(x) इज इक्वल टू sin x इन π/2 to 5π/2। अब ये इंटरवल दे दिया गया π/2 से लेकर 5π/2 तक। अब हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन π/2 से 5π/2 का है तो फंक्शन तो आपके पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखेंगे sin x, सिंस sin x हम पढ़ चुके हैं इज कॉन्टिन्यूस, sin x फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस everywhere, so sin x is continuous everywhere, so what we say, sin x is continuous on interval π/2 to 5π। जो हर जगह कॉन्टिन्यूस है वो इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूस होगा। डेरिवेटिव है cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x, अगेन cos x भी क्या होगा, हमें पता है cos x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो देयरफॉर cos x इज, क्या लिख दोगे cos x के लिए, cos x इज फाइनाइट, डेफिनिट एंड रियल फॉर ऑल x, सभी x के लिए होता है। सो f(x) इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल
π/2 टू 5π/2। एफ एक्स डेरिवेबल होगा π/2 से लेकर 5/2 तक। दस both conditions of mean value theorem are satisfied, और अगर ये satisfied है तो what we will say, there must exist at least one c belonging to open interval ही लेना है π/2 to 5π/2 such that f π/b कौन है 5π/2 माइनस f π/2 divided by 5π/2 माइनस π/2 इक्वल टू f डैश। कोई ना कोई c जरूर मिलेगा। f π/2 माइनस π/2, ये हमें प्रॉपर्टी लगानी है। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दीजिए, विल बी इजियर फॉर यू। नेम 1 का नेम देकर अब वैल्यूज निकाल लीजिए। f ऑफ 5π/2 मीन्स साइन ऑफ 5π/2, जिसे आप क्या लिख सकते हैं साइन 5/2 को। साइन को अगर सॉल्व करें तो क्या टर्म बनेगी 2π प्लस π/2 कितना होगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5π/2। तो ये हो गया 2π प्लस π/2। अब आपकी टर्म क्या आ जाएगी बेटा 4π प्लस 5π/2 है, और हमने पढ़ा हुआ है कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होने पर वापस, तो इट इज साइन π/2। तो इसकी वैल्यू हो गई +1। f ऑफ π/2 फंक्शन की वैल्यू 90 पर, वो भी कितनी आ जाएगी 1। साइन 90 भी 1 होता है, कोई बात नहीं जो भी टर्म बनती है। अब यहाँ देखो एफ ए एफ भी बराबर आ गया, तुम्हारा एफ डैश सी ऑटोमेटिकली 0 बनेगा, बट हम पुट नहीं कर सकते, इक्वल आ जाए वो अलग चीज है। f π/2 माइनस π/2, अब वैल्यूज डाल दीजिए 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन पे जाएं तो 1 माइनस 1, 5π/2 में से π/2 चले गए, 4π/2 रह गया, इज इक्वल टू एफ डैश सी। और एफ डैश सी कौन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस था तो कॉस सी। अब ये तो वैसे ही हट जाएगा, 0 बन गया ऊपर, 0/2π इज कॉस सी, तो 2π तो वैसे ही हट गया, 0/समथिंग इज 0। दिस इंप्लाइज कॉस सी इज 0। और कॉस की वैल्यू 0 कब होती है आपके पास, जब कॉस सी 0 देंगे तो कॉस की वैल्यू π/2 और 5π/2 के बीच में। पहले हम जनरल लिखते हैं, कॉस सी अगर 0 हो तो इसका मतलब कॉस 90 पर 0 होता है, 270 पर होगा, ओड मल्टीपल सारे इन सब पे 0 होगा। अब इन पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो π/2 और 5π/2 के बीच में आता है 3π/2। तो c इज इक्वल टू 3π/2 बिलोंग्स टू π/2 कोमा 5/2। और मुझे अगर एक c मिल गया तो v, अगर एक पॉइंट मिल गया π/2 बिलोंग्स टू π/2 टू 5π/2, तो ये आपका c बन जाएगा, ठीक है। और c अगर वेरीफाई हो जाए तो हम लिखते हैं हेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। आपकी थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x। एक फंक्शन ले लिया, कर्व है y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू chord, where tangent is parallel to chord joining। अब पॉइंट्स दे दिए 1, -2 एंड 2, 2।
1, -2, 2, 2। अब ये कह रहा है कि ये पैरेलल है इसके टेंजेंट। तो पहला काम, इंटरवल नहीं दिया, इंटरवल कहाँ से ढूंढेंगे? ये ए और ये एफ ए है, अभी स्टेटमेंट में आपको एक्सप्लेन किया था। तो दिस इज ए एंड दिस इज एफ ए। सिमिलरली ये बी है और ये एफ बी है, ए एफ ए, बी एफ बी। तो ये आपकी दो टर्म्स हैं। तो आपका ए कौन बन गया? 1 और बी कौन बन गया? 2। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट में क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x is a polynomial function, so it is continuous on interval closed interval 1 to 2। फर्स्ट पॉइंट इसके उठा लोगे एक्स कोऑर्डिनेट्स। सेकंड, एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 3x का x का 1 हो जाएगा -3। एफ डैश एक्स, एफ डैश क्या होगा? विच एग्जिस्ट is definite, finite and real for all x belonging to open interval 1 to 2। So fx is derivable, इसीलिए fx derivable हो जाएगा on interval 1 to 2। Function will become derivable on interval 1 to 2। Then what will happen? fx अगर डेरिवेबल हो जाएगा 1 to इंटरवल पर, तो आपके इक्वेशन क्या आ जाएगी? देन thus both conditions of mean value theorem are satisfied। ठीक है, सो अगर बोथ वैल्यूज मीन वैल्यू थ्योरम की वेरीफाइड हैं तो हम क्या लिखेंगे? सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू, so there exists at least one C belonging to 1 to such that, वहां पर एक C बिलोंग करेगा 1 2 से, such that क्या बनेगी बेटा? C अगर 1 2 से बिलोंग करता है F2 माइनस F1 बाई 2 माइनस 1 और F डैश C। ठीक है, F2 माइनस F1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू F डैश C। अब F2 कितना होगा बेटा? F2 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लोगे वैल्यू तो F2 विल बिकम 2 क्यूब 8 माइनस 3 2 जा 6, तो 8 माइनस 6 इज 2। F1 1 क्यूब इज 1, 1 माइनस 3 इज -2 divided by 2 minus 1 is 1, F dash C। 2 minus -2, 2 plus 2 will become 4। This implies F dash C is equal to 4। अब C, F dash C कौन था? X के अंदर पुट कर दो 3C square minus 3, तो this will become 3C square minus 3 is 4। This implies 3C square is, sorry, 4 plus 3 7, C square is 7 by 3, C is plus minus √7/3। दो वैल्यूज आ गई। 7/3 का आइडिया कैसे लगाएंगे अब वो देखिए। 3 2 6, 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 2 का स्क्वायर रूट 1 से तो फालतू होगा, तो हम इसको ये ले लेंगे 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो प्लस में, तो C इज इक्वल टू 1.53 अप्रोक्स आएगा। और आप इसको वैसे भी लिख सकते हो 1.4 1.5 अप्रोक्स वर्ड डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस C बिलोंग्स टू कौन से इंटरवल में? 1 से 2 के बीच में। तो देयरफॉर लैग्रेंजेस थ्योरम इज वेरीफाइड। पॉइंट तो मिल गया। अब C क्या लिया? 1.53। अगर C 1.53 है, जो हमने कहा था पॉइंट ऑन कर्व, तो इसका नाम क्या हो गया वापिस? X। जो C फाइंड आउट करते हो वो X की जगह पुट किया था ना,
तो इसको तो 1.53 ले लेंगे। अब y क्या आएगा, y वैल्यू निकालोगे 1.53 का क्यूब -3 इंटू 1.53, और आप इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा हम लिख देंगे 1.53 कोमा, इसका अप्रोक्सीमेटली -1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, -1 पॉइंट समथिंग। तो आप इसका आंसर लिख देंगे दिस इज द पॉइंट। मतलब मुझे x भी फाइंड आउट करना है और y भी फाइंड आउट करके देना था, तो दोनों काम इस क्वेश्चन में चलेंगे। लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सारे।